हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नालंदा एकेडमी चैनल ने एमपीपीएससी के प्री सॉल्व पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से हमने इसके पहले 2019 का सॉल्व पेपर कंप्लीट करा दिया है और ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभ परीक्षा का 2018 का सॉल्व पेपर है। देखिए, ये एक नए फॉर्मेट पर आधारित है। जैसे आपकी जो आगामी परीक्षा है उसी हिसाब से हमने क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है। पुराने पैटर्न पर बिल्कुल भी नहीं है। पुराने पैटर्न में क्या SC/SC एक्ट वगैरह आते थे तो उनको हमने हटा दिए हैं। इसमें उसी आधार पर हमने इस प्रश्नों का कलेक्शन किया है, जिससे आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी के सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। इससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और काफी एक्सप्लेन के साथ हम इसमें कवर करेंगे, जिससे कोई सा भी क्वेश्चन जो पुराना आ चुका है उससे आगे आने की अगर संभावना है तो वह किस प्रकार से आ सकता है, तो वो सारा ही सारा फॉर्मेट देखेंगे। एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथ साथ में याद रखना कि नालंदा एकेडमी पर इसके अलावा पीएससी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, व्यापम इत्यादियों के भी पुरानी सीरीज स्टार्ट होगी। सेट पेपर की साथ साथ कोर्स भी तैयार किया जाएगा। चलिए, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, एमपीके से। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आप देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा, आप चार ऑप्शन देख सकते हैं हर क्वेश्चन में इसी प्रकार, जिससे अपने जो वीडियो है ज्यादा लेंथी ना बने। तो जो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है वो साई बुलबुल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसके अन्य नामों भी आप पहले याद रखोगे। इसको है ना टिटैनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको टिटैनी भी कहा जाता है। साथ साथ में टिटैनी के अलावा इसको दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दूधराज के नाम से भी। एंड थर्ड नाम इसका यहाँ पर दिया हुआ है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में एक नाम और याद रखोगे जो आपको ज्यादातर मिलेगा नहीं, महारानी की। ठीक है, महारानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन कई बार बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अक्सर यही क्वेश्चन मिलता है। अब साई पक्षी नाम जो पढ़ा था याद रखना है, साई बुलबुल का राजकीय पक्षी इसको 1981 में फॉर्म किया था। ठीक है, जब मध्य प्रदेश सरकार की 25वें वर्ष की जयंती चल रही थी, जिसे हमने रजत जयंती नाम दिया था। यानी रजत जयंती के अवसर पर बहुत सारे सिंबल्स को दर्जा दिया गया था, जिसमें से राजपक्षी एक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा संपतिया उइके। संपतिया उइके निर्वाचित हुई थी। याद रखना कि इनकी जगह किसने ली थी। तो इनकी पहले तो ये 2007 नहीं है, ये 2017। इसको करेक्ट करोगे आप, इंग्लिश में सही दिया है। ठीक है, देख लेना। तो संपतिया उइके इनकी जगह ली थी। ये राज्यसभा की जो सीट खाली हुई थी ना, वो केंद्रीय मंत्री अनिल, ध्यान रखोगे, अनिल माधव दवे, अनिल माधव दवे के स्थान पर जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया, तो उनकी जगह पे सीट खाली हुई थी। तो जो निर्वाचित हुई थी संपत्ति हुई थी। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन जैसे आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, जब उस समय कोई इलेक्शन चल रहा है या इस तरह की घटना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 2000 याद रखना, 2013 में जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे उसमें जो टोटल महिलाएं निर्वाचित हुई थी वो 22 महिलाएं हुई थी। याद रखो कितने? 22 महिलाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखोगे आप, 2005 में। उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित? 2005 में किया गया था। और इसका जो संशोधन संस्करण था उसको आप याद रखोगे 2017 में। ठीक है, 2017 में नया संस्करण इसका निकला था, जिसका नाम था क्या? मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2017 के नाम से। तो संशोधन की भी डेट याद रखोगे आप इसकी, 2017, और पारित किए गए थे 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें?
चरण पादुका नरसंहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई इससे प्रश्न बनते हैं। तो अब मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। देखिए चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था, तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन याद रखोगे, ये छतरपुर जिले में है। किसमें? छतरपुर जिले में। देखिए जिस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक उसी प्रकार जनरल फिशर ने, क्या इसका नाम भी याद रखोगे, जनरल फिशर ने इंदौर की पलटन, कौन सी? इंदौर की भील पलटन जो थी, याद रखोगे, जो सैनिक थे भील पलटन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। भील पलटन के सहयोग से छतरपुर के चरण पादुका स्थान पर ढाबा बोला था, जहां पर लगभग 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने? 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जो क्वेश्चन भी बनता है इससे रिलेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चरण पादुका जो स्थान है वो किस नदी के तट पर है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो कौन सी नदी है? उर्मिल नदी के तट पर है, ठीक है, उर्मिल नदी के तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और इसकी डेट भी याद रखोगे आप, चरण पादुका नरसंहार की डेट कितनी है, तो डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, 14 जनवरी 1931। ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं नरसंहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली के नाम से भी आता है, कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखोगे बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस जिले में, तो जिला आता है मंडला प्लस कौन सा? बालाघाट, मंडला और बालाघाट, ठीक है। साथ साथ में इससे रिलेटिव क्वेश्चन याद रखो, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, पहले जी एक सेंचुरी अभ्यारण्य हुआ करता था, 1933 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। एंड उसके बाद 1935 में, याद रखोगे 1935 में, ठीक है, जब ये नेशनलाइज हुआ था, सॉरी 1955 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल गया था, नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। और फिर जो बाघों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए कब घोषित किया गया, परियोजना में, बाघों की परियोजना में शामिल किया गया। तो इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखोगे। डेट याद रखोगे, इसकी डेट है 1973 या 74, ठीक है, 1973 या 74, जो डेट भी पूछी जाती है। इस समय इसको क्या किया गया था, बाघों की परियोजना में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेपा नगर जो स्थान है वो अखबारी कागज की उद्योग मिलों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखोगे। और ये किस जिले में पड़ता है, तो ये बुरहानपुर जिले में आता है। किस जिले में? बुरहानपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अखबारी कागज के लिए और किस जिले में, बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे तो उसमें 80 डिग्री देशांतर पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें इनमें से कौन सा जिला पूछा, कौन सा जिला सबसे निकटतम है? तो सबसे निकटतम जो है, सबसे ज्यादा वो है हमारा जबलपुर, ठीक है। 80 डिग्री देशांतर में जबलपुर सबसे निकटतम है, ठीक है, याद रखोगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी आपको प्रैक्टिकलाइज क्वेश्चन करना पड़ेंगे, ठीक है, मैप देखकर जब ये आपको हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ठीक है, याद रखना कृषि से संबंधित है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका डेट याद रखोगे आप, इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों के लिए क्या है, उचित मूल्य देना। जो उनकी उपज है, किसानों की उपज है, उसका क्या करना है, उचित मूल्य पर उनको वो उपज का हिस्सा देना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भावांतर भुगतान योजना का 2017 में फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? देखिए कार्यवाहक राज्यपाल पूछा है, ठीक है, जो कि नहीं रहे। आंसर कौन सा हो जाएगा? जस्टिस जीडी दीक्षित। जे कार्यवाहक राज्यपाल नहीं है, जस्टिस जीडी दीक्षित। बाकी के देखिए इनमें से सारे की सारे है ना, ओझा, दीक्षित और सिंह, जी सभी की सभी कार्यवाहक
वो कार्यवाहक राज्यपाल गवर्नर रहे हैं, लेकिन जीडी दीक्षित कार्यवाहक नहीं रहे हैं लेकिन राज्यपाल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में से 2015 तक मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो कितनी रही, याद रखना जो क्वेश्चन है ना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यानी लोक प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये सभी चारों पॉइंटों में से गलत है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है तो इसको हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन सारे हटा दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका अन्य नाम भी आता है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ग्वालियर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये संस्थान कहाँ पर है या इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ग्वालियर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्ट डेट भी आप इसकी याद रख सकते हो कि 1997 में की गई थी, और की गई थी ये 17 अगस्त को। अगर डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है पीएससी परीक्षा में तो इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है। चलिए, और साथ साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट आगे बन सकता है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर या केंद्र है? तो वो है भोपाल में। दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? भोपाल में है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो आप सभी को पता है, देखिए, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ये तीनों की तीनों भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है। कौन सी? भ्रंश घाटियां। लेकिन चंबल घाटी क्या है? भ्रंश घाटी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? चंबल घाटी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कहां पर स्थित है? याद रखना 4 श्रेणियां पूछी गई, तो ये महादेव की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहां पर? महादेव की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखोगे। अगर जिला पूछ लिया जाए धूपगढ़ का, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, अगर जिला पूछ लिया जाए आपसे तो कहां पर है? जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? होशंगाबाद। जिला कौन सा? होशंगाबाद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ साथ में पचमढ़ी स्थान, ठीक है, कहां पर? पचमढ़ी स्थान पर। तो पचमढ़ी स्थान। अब इसकी अगर धूपगढ़ की ऊंचाई भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ऊंचाई भी आप याद रखोगे 1350 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 1350 मीटर ऊंचाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो महादेव श्रेणी है, याद रखोगे आपकी जो हमारी ताप्ती नदी है, कौन सी? ताप्ती नदी, और साथ साथ में नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। तो ये महादेव श्रेणी है ना, ताप्ती और नर्मदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? इनमें से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। तो कौन सी नदी नहीं मिलती है हमारी? देखिए, क्षिप्रा मिलती है, मैं आपको बता दूं, क्षिप्रा मिलती है, काली सिंध मिलती है और पार्वती मिलती है, लेकिन बेतवा नदी किसमें? चंबल में नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बेतवा हो जाएगा। साथ साथ में चंबल नदी से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी याद रखोगे। नर्मदा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है राज्य की, ठीक है, जिसका उद्गम स्थल आप सभी जानते हैं, इंदौर के कहाँ से? महू से है। इंदौर के महू से है, ठीक है, याद रखोगे। महू में एक स्थान है जानापाव पहाड़ी, ठीक है, कौन सी? जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम, ठीक है। यहाँ से भी आप रख सकते, इसको याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए, और आप सभी को पता होना चाहिए बेतवा जो नदी है, ठीक है, किसकी? बेतवा स्वयं एक बड़ी नदी है। बेतवा स्वयं एक बड़ी नदी है जो कि यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? देखिए, दोनों राज्यों की सीमा को छूता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला हो जाएगा हमारा? देखिए, झाबुआ ही जो जिला है, कौन सा? मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला राजस्थान की सीमा को भी छूता है और किसको? गुजरात की सीमा को भी छूता है। तो चलिए, ये सही हो जाएगा। मंदसौर केवल राजस्थान को छूता है, ठीक है, रतलाम नहीं। अलीराजपुर केवल राजस्थान को, तो गुजरात को केवल, तो राजस्थान को नहीं छूता है। तो इस प्रकार के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैप स्टडी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनों पर ही निर्भर करती है, इसलिए ये कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो किसके लिए? आप सभी को याद होगा, पिछले 2019 के पेपर में ये आया था, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। बहुत ही बड़ी खदान है। ठीक है, कहाँ पर? मलाज खंड। और जो किस स्थान पे या किस जिले में आता है? तो याद रखोगे आप, बालाघाट जिले में। किस जिले में? बालाघाट जिले में है। बालाघाट जिले में राज्य का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तांबे उत्पादन में। ठीक है, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है तांबा में, और झारखंड तीसरे स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? देखिए, जनसंख्या पर अब जो आगामी परीक्षा है 2021 की और 2022 की आएगी ना आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जनसंख्या पर बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हम नए परिवर्तन आने वाले हैं 2021 में, तो अब इस जनसंख्या से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है? तो याद रखोगे आप, सर्वाधिक जो जनसंख्या का प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, वो अलीराजपुर में है। ठीक है, याद रखो, जनजातीय प्रतिशत के रूप में अलीराजपुर है। और कितना परसेंट है? तो याद रखोगे वहां पे आपको 89%। कितना? 89%। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है झाबुआ, और झाबुआ में कितना परसेंट है? वहां पे है 87%। ठीक है, प्रतिशतता मामले में जनजातीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? याद रखोगे, किसने? मान सिंह ने बनवाया था। गुजरी महल किसने? मान सिंह ने बनवाया था। ग्वालियर के प्रख्यात राजा मान सिंह तोमर ने कब? 1486 से 1516 के मध्य। ठीक है, याद रखोगे, 16 के मध्य वहां पर शासन किया था। और इनकी कहानी भी जुड़ी हुई है मान सिंह से। कौन सी? इनकी प्रेमिका, क्या नाम था उनका? मृगनयनी। क्या नाम था उनका? मृगनयनी से। ठीक है, गुजरी महल उनकी याद में इन्होंने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर नहीं है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन सा नगर हो जाएगा हमारा? शुजालपुर। कौन सा? शुजालपुर। देखिए, सारंगपुर है, मऊ है, सेंधवा है। ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो शुजालपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMR UT यानी अमृत योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया था 2017-18? अब जो उस समय की, लेकिन आगे भविष्य में नहीं आने वाला, भविष्य में अगर आएगा इस प्रकार का तो 2020-21 का 21-22 का पूछा जाएगा, अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो जो उस समय के करंट अफेयर मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं पूछा है, फिर भी आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। कितना? 700 करोड़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रिलेटिव क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि अमृत का फुल फॉर्म क्या है। तो अमृत का फुल फॉर्म याद रखोगे, अटल मिशन फॉर, याद रखो, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डिंडोरी। देखिए, 3-4 जिले ऐसे हैं जो कि 1000 से अधिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर तो डिंडोरी आता है, जिसका जो लिंगानुपात है डिंडोरी का, देखिए इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो कितना है? 1000। एक मिनट बैक में जाते हैं। देखिए, इसका जो लिंगानुपात है डिंडोरी का वो 1002 है। ठीक है, लेकिन इसके पहले और भी हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है बालाघाट का, लेकिन बालाघाट का ऑप्शन में नहीं था। और बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? बालाघाट का लिंगानुपात है 1021। ठीक है, उसके बाद हमारा अलीराजपुर भी आता है, अलीराजपुर का 1011 है, फिर मंडला भी आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा डिंडोरी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर पी के नरवा नहीं रहे हैं। ठीक है, पी के नरवा नहीं रहे हैं, बाकी के नाइक, दुबे और खन्ना तीनों रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको लिस्ट याद होना चाहिए सचिवों की, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जिला, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश जिला योजना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1995 में फॉर्म किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। डेट भी अगर आपको याद रखना है तो इसकी याद रख सकते हो, इसकी डेट 19 मई, कितनी? 19 मई 1995 राज्यपाल के द्वारा गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? देखिए, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, इसमें वित्तीय सहायता जो प्राप्त करता है उसमें कौन सा है? तो आंसर याद रखोगे आप, IFAD। कौन सा? IFAD। ठीक है, IFAD। ठीक है, इसका याद रखोगे, इसने जो सहायता प्रदान की है, इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की थी? इस प्रकार की कभी सभी योजनाएं मैं आपको बता देता हूं कि 2004 के बाद, ध्यान रखना जरा, 2004 के बाद जितनी भी योजना क्रियान्वित की गई है आपको उनकी डेट याद होना चाहिए और उनके उद्देश्य। सबसे पहले आपको क्या डेट याद होना चाहिए और दूसरे नंबर पे उनके क्या होना चाहिए? उद्देश्य याद होना चाहिए कि इनके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, कई बार इनसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है 2004 के बाद सभी योजनाओं में। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2010-11 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी आप सभी को पता है, शिवराज सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष लागू की गई थी? 2016 में की गई थी। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में करंट के क्वेश्चन कितने बन गए। देखिए 2018 का एग्जाम है और लगभग 2015 से इसमें करंट पूछी गई है। तो आप ध्यान रख सकते हैं भविष्य के एग्जाम को, अगर आपका 2021 में एग्जाम है तो आपको पिछले 2 वर्षों की क्या पूछी जाएगी? करंट पूछी जाएगी। आपको सबको अपडेट होना चाहिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? जनवरी 2018 फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? कौन सा शहर था हमारा? इंदौर शहर में आयोजित किया गया था 2018 का। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड था वो याद रखोगे, 3-4 जनवरी को, 3 और 4 जनवरी 2018 को एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था इंदौर शहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? इसको बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये जो योजना है पहले 51 जिलों में थी, लेकिन जैसे जैसे नए जिले क्रियान्वित किए जाएंगे तो सभी जिलों में क्रियान्वित है। और जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र है उनको लगभग 10 घंटे, कितने? लगभग 10 घंटे तो बिजली देना अनिवार्य ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NGT कौन? NGT का पूर्ण रूप क्या है? NGT क्या है? तो NGT का पूर्ण रूप आप याद रखोगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या यहाँ पे आप इससे भी याद रख सकते हैं NGT का जो फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो किससे संबंधित है? तो याद रखोगे किससे? पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से संबंधित है, याद रखोगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस, जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गैस से मुख्य वायु प्रदूषक है, यानी इनमें से कौन सी मुख्य वायु प्रदूषक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन एक पहले हटा दिया था और एक जो क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा परीक्षा के द्वारा ये हटा दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें इसका जो आंसर होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में ये मानी जाती हैं। तो बी वाला आंसर हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है और कुछ बुक के माध्यम से भी, लेकिन प्रशासन ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। भारत पर जैविक खेती पर सबसे पहला राज्य कौन सा है, याद रखोगे सिक्किम राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा, सिक्किम। अब जो जैविक खेती होती है तो जैविक खेती से तात्पर्य क्या होता है कि याद रखना स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए ऐसी खेती और पर्यावरण के अनुरूप होना चाहिए। तो ऐसी खेती जैविक खेती है जिससे किसी प्रकार का कुछ नुकसान ना हो। जी क्या है, ये ऐसा पहला राज्य बना था और इसकी जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में की थी। इसकी जो घोषणा कब की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में की थी, क्योंकि यहाँ पर सिक्किम में एक उत्सव आयोजित किया गया था, सिक्किम जैविक उत्सव 2016, वहीं पर इसकी घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, इनमें से कौन सी औषधीय फसल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो याद रखोगे कौन सी, घृत कुमारी। कौन सी, घृत कुमारी। अब देखिए इसको क्या हम एलोवेरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एलोवेरा भी बोलते हैं। तो एलोवेरा से आप याद रखोगे, लेकिन हिंदी नाम भी इसका याद रखोगे। एलोवेरा के साथ साथ इसका अन्य नाम भी आप याद रखोगे, इसको ग्वारपाठा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ग्वारपाठा भी कहा जाता है। इन फसलों में सबसे औषधीय फसल कौन सी है, एलोवेरा की है। ठीक है, चलिए ये जो औषधीय पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में, कौन पर, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो प्रकाश सौर ऊर्जा वो जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण है किस रूप में होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का। तो आप सब याद रखोगे रासायनिक ऊर्जा का, किसका, रासायनिक ऊर्जा का होता है। ठीक है, ना कि भौतिक ऊर्जा का तो कोई तात्पर्य नहीं है, नहीं तो आपने आ और बा लगा दियो, ये गलत हो जाए, केवल रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा आप सभी को पता होना चाहिए कि ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, ना 20 से कम नहीं सुन सकता, ना 20,000 से ज्यादा सुन सकता है, केवल ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंधु क्षेत्र का। याद रखोगे कौन सा, सिंधु क्षेत्र। ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी आप सभी जानते हैं गंगा नदी सबसे लंबी है भारत की, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। इन चारों में से सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो याद रखोगे कार्डमम। सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, कार्डमम है, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है, उनमें से हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है। और कितने राज्य हैं इसमें से शामिल हैं, तो याद रखोगे ये राज्य टोटल 9 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों को छूता है, और जिसमें से मैं आपको इनके नाम गिना देता हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जिस टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दूसरा
बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का दूसरा नदी बेसिन कौन सा सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर? तो भारत का जो दूसरे नंबर का सबसे नदी बेसिन है वो गोदावरी बेसिन है। कौन सा है? गोदावरी बेसिन है, ठीक है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर ये पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि पाक जलडमरू मध्य जो है वो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही डीपली पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर लेना कि जो पाक जलडमरू मध्य है इसका जो नामकरण है, याद रखोगे, पाक जलडमरू का नाम रॉबर्ट पाक जो ब्रिटिश राज्य के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था उसके नाम पर पड़ा है, उसने ये नाम दिया था, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन ITCDZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो कहां पर स्थित है? याद रखोगे ITCD जोन कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर है। अंतर यह है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के समीप अथवा न्यून अधिक उसके समांतर पाए जाने वाले वायुमंडलीय निम्न दाब का प्रदेश है। यानी कि जैसे ये भूमध्य रेखा है, याद रखोगे बिल्कुल सीधी, इसके 5 डिग्री ऊपर और इसके 5 डिग्री नीचे, वहां पर पाया जाता है कौन सा? हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। तो हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन पार्शन किस खेल से संबंधित है? अब सभी खेल के क्वेश्चन चलेंगे। एन पार्शन किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए, और एन परसेंट होता क्या है तो अब मैं थोड़ा उसको भी समझा देता हूं। देखिए एन परसेंट होता है, आप सभी ने देखा होगा कि जो शतरंज के खेल में पॉन्स होते हैं, कौन होते हैं? पॉन्स होते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं? प्यादा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यादा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे, प्यादा भी कहते हैं। तो खेल में एक नियम जुड़ा था, आपको पता होना चाहिए, 15वीं सदी में 15वीं सदी में एक नियम जुड़ा था शतरंज के खेल में। ये था कि अब शतरंज के खेल में जब प्रथम चाल चली जाएगी तो प्रथम चाल प्यादे के द्वारा 2 स्टेप की चली जाएगी। कितनी? 1 स्टेप और 2 स्टेप की चली जाएगी। तो प्रथम 2 स्टेप चलने वाले प्यादे को एन परसेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद जो नॉर्मली स्टेप होती है एक ही बार चलता है, यानी एक कदम ही चलता है, लेकिन एक ही बार में 2 कदम पहला प्यादा चल सकता है। तो इस प्रकार का डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एन परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है वॉलीबॉल से संबंधित है। लिब्रो किससे? वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। लिब्रो जो होता है तो आप इसको भी याद रखोगे कि ये क्या होता है, जो खेल में एक विशेष खिलाड़ी होता है। क्या होता है? खेल में एक विशेष खिलाड़ी होता है। और साथ ही मैं आपको कह देता हूं कि ये लिब्रो किसके लिए यूज किया जाता है? जो वॉलीबॉल में एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है, ठीक है, जो डिफेंस करता है, रक्षात्मक करता है, वो लिब्रो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार के खेल की सभी शब्दावलियां वगैरह भी आप आगे की परीक्षाओं के लिए याद रखोगे। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है टोटल? मैराथन रेस की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो परीक्षा में आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। मैराथन रेस की जो टोटल दूरी होती है वो 26 मील 385 गज, ठीक है, याद रखना। कितनी? 26 मील 385 यार्ड्स होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये कभी कभी मीटर में भी पूछ ली जाती है, तो आपको मील की जगह आपको इसको मीटर में भी याद रखना है। मीटर 20 टोटल होता है इसका 42.19 किलोमीटर, ठीक है, कितना होता है? 42 किलोमीटर के आसपास की ये होती है। ये जो दौड़ होती है मैराथन, ये सबसे लंबी दौड़ मानी जाती है, ठीक है, सड़क पर दौड़ने वाली सबसे लंबी दौड़ मानी जाती है। चलिए, और साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जो इसकी जो मैराथन की जो दूरी तय की गई थी ना, वो दूरी तय की गई थी लगभग 1921 में। इसकी जो दूरी निश्चित की गई थी वो 1921 से की गई थी। चलिए नेक्स्ट, और ये कब की गई थी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने 10 मीटर एयर राइफल में, कौन सा? 10 मीटर एयर राइफल में इसने क्या जीता था? स्वर्ण जीता था। ठीक है, प्रमुख जो अभिनव बिंद्रा है वो कौन है? प्रमुख निशानेबाज हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख क्या है? निशानेबाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि जो अभिनव बिंद्रा ने, अगर आपने पढ़ा है जिन्होंने भी, तो आंसर इसका जरूर दें कि अभिनव बिंद्रा ने जो प्रथम स्वर्ण पदक जीता था वो किस ओलंपिक में जीता था? किस ओलंपिक में जीता था? ठीक है, चलिए उसकी डेट जरूर बताएं आप, किस ओलंपिक में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? जो हॉकी के जादूगर के नाम पर। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और साथ साथ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था? तो तीनों पुरस्कार जिसको मिले हैं वह खिलाड़ी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे याद रखोगे। पुल्लेला गोपीचंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पुल्लेला गोपीचंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तीनों की तीनों मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो पुल्लेला गोपीचंद के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन रिलेटिव बनते हैं, ये कौन है ये याद रखोगे आप। ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, साथ साथ में खिलाड़ी थे, अब जो वर्तमान में क्या है? ये कोच हैं। इस आधार पर ही इनको क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये याद रखोगे। ये किस जगह से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। किससे? इनका जन्म ही वहीं पे हुआ था, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ऐसे खिलाड़ियों की जीवनी अक्सर पूछ ली जाती है। तो नवंबर 1973 में, ठीक है, नवंबर 1973 में इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में। ठीक है, चलिए तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब, सबसे पहले कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। सबसे पहले 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना इसका क्या था? सब प्रथम उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा थंबनेल में भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें से सम्मिलित कौन सा है? देखिए, द बर्निंग फॉरेस्ट, नंदिनी सुंदर बिल्कुल सही है। वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल बिल्कुल सही है, जो पुस्तक हैं और लेखक हैं। जिन्ना ऑफ केम टू आवर हाउस, किरण दोषी, ये भी बिल्कुल सही है। आइलैंड ऑफ द लास्ट गर्ल, कुणाल वसु, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स के लेखक कुणाल वासु नहीं है, जेनिफर मैक मोहन है। कौन है? जेनिफर मैक मोहन को आप याद रखोगे। ठीक है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, कौन? विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का नया सीईओ किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था बताइए? आंसर बिल्कुल हो जाएगा सलील पारेख को। सलील पारेख को भारत की शीर्ष आईटी कंपनी जो इंफोसिस है उनको नया सीईओ और एमडी बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, विशाल सिक्का की जगह पर। और ये कब बनाया गया था? इन्होंने कब कार्यभार संभाला था? 2018 में। लेटेस्ट क्वेश्चन था। तो अब जो 5 वर्षों तक रहेंगे इसके। ठीक है, 5 वर्षों तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। कितनी? 189। देखिए ये 2018 के हिसाब से आंकड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। 2018 तक लेटेस्ट जो था, याद रखोगे, टोटल संख्या कितनी है? 189 है, ठीक है। और नवीनतम गणराज्यों में जो 189वां यानी 189 का जो लेटेस्ट बना था वो कौन सा? नौरू था। कौन सा था? नौरू था। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2016 में बना था नौरू गणराज्य, इसमें शामिल हुआ था नौरू गणराज्य। 180वें नंबर का था, ठीक है। तो टोटल 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं का रक्षा का दायित्व है? सीमा सुरक्षा बीएसएफ के पास, ठीक है, किन देशों की सुरक्षा का दायित्व है? तो सबसे पहले याद रखोगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कितनी कौन सी सीमा सुरक्षा जो बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। भारत एक प्रमुख, और ये कौन है? ये एक अर्धसैनिक बल है। कौन है? ये एक अर्धसैनिक बल है, ठीक है। आर्मी अलग है, ये एक अर्धसैनिक बल है जो कि किस किस के बीच है? ये विश्व का और साथ साथ में याद रखोगे ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन, बीएसएफ का गठन, विश्व का सबसे बड़ा, जिसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो कि किसके? पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है देश की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? कौन सा? काली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? कई बार इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है काली का पुराण। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं, ये किससे? शाक्त धर्म से संबंधित है। किससे? शाक्त धर्म से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कालिका है आप सभी को याद होगा, आप इतिहास में पढ़ोगे, जो इतिहास का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जो कालिका है ना, इतिहास से संबंधित है। इसमें काली के 2 रूपों को बताया गया है। किसके? काली के 2 रूपों को बताया गया है। तो इसी में शाक्त शक्ति के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। किसके? शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखोगे। तो जो शक्ति होती है, शक्ति यानी माता के लिए यूज की जाती है शक्ति धर्म के अंदर, तो उसको शाक्त धर्म भी कहते हैं। तो काली के 2 रूपों को बताया गया, काली का पुराण उससे ही संबंधित है। तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थभावी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थभावी कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्थवा किसको? वैश्य को कहा जाता था। सार्थवा किसको? वैश्य को कहा जाता था। और इसका जो सार्थवा का जो अर्थ है, तो आप इसका अर्थ भी याद रखना। सार्थवा का जो अर्थ है, सार्थवा का अर्थ होता है गाड़ियों पर अपना माल लादकर पूरे काफिले या सार्थ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाला व्यापारी। कौन होता है? व्यापारी। तो याद रखोगे जो सार्थवा है वो वैश्य या व्यापारी के लिए यूज किया जाता है। या वैश्य की जगह व्यापारी भी होता ना, तो यहाँ पे ये सही होता, ठीक है। यानी माल बेचने वाला, दूर दूर तक माल बेचने वाला क्या होता है? सार्थवा या व्यापारी। चलिए इतिहास का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के जो पूर्वज थे ना, वो मुख्यतः किस स्थान से थे? तो याद रखोगे किसके? उज्जैन से थे। कहां से थे? शुंग वंश भारत का एक शासकीय वंश था, याद रखोगे आप, जिसने मौर्य राजवंश के बाद उत्तर भारत में, कब से आपको डेट भी याद होना चाहिए, 187 ईस्वी पूर्व, याद रखोगे, बीसी में, बीसी 187 से लेकर 75 एडी तक क्या किया था इन्होंने? राज किया था, ठीक है। शुंगों का राज चला था, ठीक है। 75, सॉरी एडी नहीं है, ए बी सी ही है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडी में तो कौन आ जाएंगे भारत में? कुषाण आ जाएंगे, ठीक है। कौन आ जाएंगे? कुषाण आ जाएंगे, ठीक है। बाद में पढ़ते हैं वो। तो उज्जैन से संबंधित है शुंगों का जो राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सभी को पता है आपको, इस्लाम शाह हुआ था, ठीक है। शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? इस्लाम शाह, ठीक है। कौन था? इस्लाम शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी ईस्ट इंडिया के प्रारंभिक दौर में? तो जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में थी। कहाँ पर थी? सूरत में थी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था 1600 एडी में। कब? 1600 एडी के आसपास जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय था वो सूरत में हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, हर तरफ से भ्रष्ट एवं अत्याचारी हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था या दिया गया था? ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरीके से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये कथन किसका था? याद रखोगे आप, ये कथन था हमारा किसका? सिस्टर निवेदिता का। किसका था? सिस्टर निवेदिता का था। ठीक है, इनका जो नाम है, इनको याद है, भगनी निवेदिता। कौन? भगनी निवेदिता भी पूरा नाम है। ठीक है, इनको मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका मूल नाम था। इनका मूल नाम याद रखोगे, भगनी निवेदिता। ठीक है, भगनी निवेदिता। ठीक है, याद रखोगे। इनका मूल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। और ये कौन थी? एक अंग्रेज और आयरिश समाज सेविका और लेखक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, भारत छोड़ो का नारा दिया, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना वो महात्मा गांधी ने क्रियान्वित किया था, चलाया था, जिसके मुख्य पात्र बने थे। लेकिन जो भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसने? जिसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन है? एम विश्वेश्वरैया इनके प्रमुख लेखक है। कई बार क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। इनको क्या दिया गया है? इनको भारत रत्न भी दे चुके हैं। ठीक है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ में प्लान्ड इकोनॉमी के साथ साथ इनकी जो अन्य बुकें हैं तो आप उनको भी याद रख सकते हैं। भारत का पुनर्निर्माण, क्या क्या इनकी अन्य बुकें? भारत का पुनर्निर्माण। ठीक है, और भारत का पुनर्निर्माण के साथ भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इनकी प्रमुख क्या है? पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विशांतरी काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किस अध्यादेश में सम्मिलित है? ठीक है, आप याद रखोगे किस अध्यादेश में? अध्यादेश में 213 आर्टिकल में, 213 अनुच्छेद में ये शक्ति, अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को क्या है? दी गई है। ठीक है, चलिए विशांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था वो किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में, 1951 में पहली बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी संख्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए किसके लिए पूछी गई? अनुसूचित जाति के लिए पूछी गई, जिसकी संख्या कितनी है? 84 है। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पूछा जाता है, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, तो उसकी संख्या कितनी है? 47 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है,
साथ साथ में याद रखोगे कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किस आर्टिकल या अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 330। कहाँ पर? आर्टिकल 330 में इनके लिए क्या किया गया है? उल्लेखित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, वो यहाँ पर गलत दी हुई हैं। ठीक है, कितनी? देखिए आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 80 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है, जिसमें के टोटल कितने? 338। कितने टोटल? 338 सदस्यों को राज्यों और संघ राज्यों से सम्मिलित किया जाता है, और वहीं पर अलग अलग देशों में इसकी संख्या सम्मिलित की गई है। देखिए पहले इसकी संख्या, आंध्र प्रदेश की संख्या 18 थी, लेकिन अब जो क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश में अब संख्या 18 नहीं है, अब कितनी संख्या बची है? टोटल 11 संख्या बची हुई है। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? 11 बची हुई है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार उड़ीसा की 10 सही है, तमिलनाडु की 18 सही है, महाराष्ट्र की 19 सही है। ठीक है, महाराष्ट्र की कितनी? 19 सही है। मध्य प्रदेश की आपको याद होना चाहिए, राज्यसभा की सीटें कितनी संख्या है? 11 है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग करने पर अब तेलंगाना में कितनी बची हैं? 7 सीटें बची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? फिर जैसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसके पहले भी आ चुका है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे? विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान में 7.5 लाख रुपए सहित एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखोगे आप लोग। तो प्रथम बार किसको दिया गया था? देखो तो प्रथम बार जो दिया गया था वो सभी को, इन तीनों को ही दिया गया था, भारद्वाज को, नाम्बियार को और भागवत को, तीनों को ही दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक है, 1985 में। चलिए तो द वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखोगे, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। शॉर्टकट में आप इसको याद रखोगे, W3 के नाम से भी जाना जाता है, WW, ठीक है, और WW और साथ साथ में इसको वेब के नाम से भी जाना जाता है, केवल वेब भी बोला जाता है इसको, तो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? जब वेबसाइट खोलते हैं तो याद रखो, कई बार क्वेश्चन जो पूछ लिया था, उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट एक खास व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के निजी वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, और जिस पर जो पहला पेज खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल, मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। कौन ऐसी सेवाओं को प्रदान करता है? तो ऐसी सेवाओं को पोर्टल प्राप्त करता है। कौन करता है? पोर्टल के द्वारा ये सभी सेवाएं हमको क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। देखिए पोर्टल क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें अन्य वेबसाइटों के लिए लिंक दी होती हैं। ठीक है, अन्य वेबसाइटों के लिए लिंक दी होते हैं, जिसमें कि जो हमको जानकारी होती है उस लिंक पे हम जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो पोर्टल आप उस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? इनमें से कौन सा करता है? देखिए जो जंक ईमेल, क्वेश्चन पे ध्यान देना, जंक ईमेल का वर्णन
करता है। तो इसमें से एक ही है, याद रखोगे, स्पैम। कौन है? एक ही है, स्पैम। स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है, ठीक है, जंक ईमेल से संबंधित है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। यह ईमेल संदेश का अवैधकारी वितरण भी है। तो ठीक है, इसके स्पैम को आप याद रखोगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। ठीक है, वायरस की चर्चा हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखो कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने 2019 के सेट पेपर में इसको बताया था। जल्दी से आप टाइप करके बताएं कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।